नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप ढाका आपका स्वागत करता हूं। आइए हम जो है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, जिसका नाम है मृदा या सॉइल। ठीक है, तो ये जो सॉइल शब्द हैं, सॉइल जो शब्द हैं इसकी उत्पत्ति देखते हैं अपने। इस सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो है मूल रूप से सोलम से हुई है। सोलम से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। ठीक है, सोलम का अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है फर्श। हिंदी में क्या होता है? फर्श होता है। तो सॉइल किसको कहेंगे? सॉइल किसको कहेंगे? सॉइल का मतलब है, अगर हम इसको इसी परिभाषा में देखें तो वो परत जो पृथ्वी को एक आवरण या फर्श के रूप में ढके हुए हैं, फर्श के रूप में ढके हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो फर्श हो गया जो ऊपर लगा होता है। तो मृदा भी क्या है? पृथ्वी के ऊपर वाली एक पतली परत जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो सॉइल शब्द अब अपने देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सॉइल शब्द की जो परिभाषा है, अगर हम परिभाषा को देखें, अपने सॉइल शब्द की जो परिभाषा है इसको देखें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक जो थे बकमैन व ब्रेडी जो थे, बकमैन व ब्रेडी, उनकी परिभाषा को पूर्ण परिभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो बकमैन व ब्रेडी की जो परिभाषा है उसको अपने देखते हैं कि बकमैन और ब्रेडी ने इस मृदा को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो बकमैन और ब्रेडी ने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मृदा को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, मृदा प्राकृतिक रूप से ही होती है, जो विच्छेदित व अपक्षयित, विच्छेदित व अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों, खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से निर्मित परिवर्तनशील मिश्रण से एक परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। परिच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रखती है, तथा जल व वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार व आंशिक जीविका प्रदान करती हैं, आंशिक जीविका प्रदान करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है इसको पूर्ण रूप से पूर्ण परिभाषा का दर्जा प्राप्त है कि ये जो परिभाषा है इसमें सारी चीजें आ गई है, यानी कि इसने मर्दा को पूर्ण रूप से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजें इस परिभाषा से निकल करके आती हैं, जैसे कि प्राकृतिक पिंड है, ये मर्दा की विशेषता है। ये प्राकृतिक पिंड क्या है? ये मर्दा की विशेषता है कि मर्दा एक क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। इसका मतलब है कि मर्दा अपने आप बनती है, प्रकृति से निर्मित जो पदार्थ हैं वो मर्दा है। दूसरा आता है विच्छेदित। विच्छेदित का मतलब क्या होता है? जो चीजें, जिन चीजों का विच्छेदन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे अपने गोबर की खाद मृदा में डालते हैं या कोई जीव जंतु मर जाता है, वो अपने सरल जो है रूप में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? विच्छेदन कहते हैं। जबकि अपक्षयित जो पदार्थ होता है, अपक्षय का मतलब होता है टूटना, टूटना। तो जब चट्टानें टूटेंगी, चट्टानें टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे निर्मित होती हैं? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से। खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ से। खनिज पदार्थ वो हैं जो चट्टानों से मृदा में आते हैं, और कार्बनिक पदार्थ वो हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जैसे अपने गोबर की खाद है या कोई जीव जंतु हैं, वो सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक परिवर्तनशील मिश्रण से निर्मित होती हैं, यानी कि खनिज भी टूटेंगे और कार्बनिक पदार्थ भी टूटेंगे सरल अणुओं में, उसके बाद में वो पुनः संगठित होकर के एक ऐसा मिश्रण बना लेंगे जो परिवर्तनशील है। मतलब ये है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने ह्यूमस नाम सुना है, तो ह्यूमस में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये जो मूल पदार्थ था उसमें परिवर्तन होकर के एक नया मिश्रण बन गया, जिसको अपने ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, परिच्छेदिका के रूप में। ये परिच्छेदिका क्या है? परिच्छेदिका होती है जो मृदा है वो परतों के रूप में पाई जाती है। जब भी अपनी मृदा में इसकी वर्टिकल जो है काट देखते हैं तो हमें कुछ परतें दिखाई देती हैं, जिनको क्या कहते हैं? परिच्छेदिका कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रखती है। अभी यहाँ पर लिखा था कि पृथ्वी को एक आवरण के रूप में ढके रखना। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की लेयर जो होती है उसी को हम क्या कहेंगे? मृदा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ तक अगर मान लो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसमें जल और वायु नहीं है उपयुक्त मात्रा में, तो फिर हम उसको मृदा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब उसमें जल मिलेगा, वायु मिलेगी उपयुक्त मात्रा में। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल ज्यादा हो जाए वायु हो ही ना, या वायु ज्यादा हो जाए जल कम हो जाए, तब जो है उसको हम मृदा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो पौधे को यांत्रिक आधार तो प्रदान कर देगी, लेकिन आंशिक जीविका प्रदान नहीं करेगी। तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी बकमैन और ब्रेडी की। ठीक है, आगे अपने चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसका संगठन कैसा रहेगा। तो संगठन में क्या होता है? संगठन का मतलब है जिन चीजों से मिलकर के मृदा का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। ठीक है, तो अपने संगठन देखेंगे कि मृदा का संगठन कैसा होगा। ठीक है, तो अपने देखेंगे मृदा का आयतनात्मक संगठन। मृदा का आयतनात्मक संगठन अपने देखेंगे मृदा किन चीजों से मिलकर बनी है। तो मृदा जो है मूल रूप से 4 चीजों से मिलकर बनती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक है खनिज पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, और इसके साथ में अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था क्या? मृदा में पाए जाने वाला जल और मृदा वायु, ये चारों चीजें मिलती हैं तो अपनी मृदा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हम इसको एक पाई चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जो है मृदा जो है इसका अधिकांश जो भाग है वो किसका निर्मित होता है? खनिज पदार्थों का। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मृदा है, कुल मृदा जो है उसमें 50% भाग ठोस होता है, 50% भाग क्या होता है? ठोस होता है, और 50% भाग उसमें रंध्रावकाश होते हैं।
यानी कि 50% जगह क्या होती है, खाली होती है। इस 50% ठोस भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो पार्ट ये हैं कि 45% भाग जो है ये होगा खनिज पदार्थ, ये होगा खनिज पदार्थ, और ये जो 5% भाग है इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। जबकि जल और वायु जो हैं, मृदा, जल और वायु जो हैं वो 25% पाई जाती हैं, 25% जल और 25% वायु। लेकिन इनका जो संगठन है वो ऐसा ही नहीं रहता, ये परिवर्तनशील है। जब मृदा में जल की मात्रा बढ़ेगी तो वायु की मात्रा कम हो जाएगी, और जब वायु बढ़ जाती है तो जल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लगभग 50% क्या होते हैं, उसमें रंध्र पाए जाते हैं। वो मृदा के गुणों पर निर्भर करता है। ये 50 भी हो सकता है, ये 50 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 50 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो क्या क्या पाया जाता है, खनिज पदार्थ कितने होते हैं, 45%, कार्बनिक पदार्थ होते हैं 5%, मृदा जल जो पाया जाता है वो 25% होता है, और मृदा वायु जो पाई जाती है वो 25% होती है। ठीक है, तो अब अपने एक एक करके देखेंगे कि ये पदार्थ जो होते हैं वो क्या होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये जो मृदा है उसके ठोस भाग में, अगर केवल इस ठोस भाग में पूछा जाए, केवल इस ठोस भाग का पूछा जाए, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा डबल हो जाएगी, 10% हो जाएगी, और खनिज पदार्थ की मात्रा 90% हो जाएगी। तो प्रश्न अगर पूछें कि मृदा में जो ठोस भाग है उसमें खनिज पदार्थ कितना होता है, 90% होता है, और कार्बनिक पदार्थ 10% पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस खनिज पदार्थ में भी क्या कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। खनिज पदार्थ में अपने देखते हैं कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खनिज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज, दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बड़े कणों वाली मृदा होगी, जितने कणों का आकार बड़ा होगा उसमें प्राथमिक खनिजों की मात्रा ज्यादा होगी, और जैसे जैसे छोटे कणों वाली मृदा होगी तो द्वितीय खनिज ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अपने उदाहरण में देखते हैं कि बालू मृदा जो है, बालू मृदा अपने देखते हैं, है ना, बालू मृदा में क्या होगा, प्राथमिक खनिज ज्यादा होंगे, जबकि जो कलें होती हैं उसमें द्वितीय खनिजों की प्रधानता होगी। ठीक है, इसका संगठन अगर अपने देखें खनिज पदार्थ में भी देखें, यहाँ पर तो चार चीजें मोस्टली पाई जाती हैं, चार चीजें जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं तो वो अपने देख लेते हैं। एक तो होती है सिलिका, एक होता है एल्यूमिनियम, इसके अलावा लोहा यानी कि आयरन, और ऑक्सीजन। ये चारों चीजें जो हैं ये ज्यादा पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, ये लगभग 90% पाई जाती हैं। कुल खनिज पदार्थ का 90% केवल चार ही तत्व पाए जाते हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा और ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी जो 10% बच गया है, बाकी जो 10% बच गया है उस 10% में सभी तत्व जो हैं, सभी सूक्ष्म तत्व जो हैं, सूक्ष्म तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं बाकी 10% के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर पार्ट किसका हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन और सिलिका का हो जाता है। ठीक है, तो अपने आगे चलते हैं खनिज पदार्थ में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़े कण भी पाए जाते हैं। हमने कहा प्राथमिक खनिज पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चट्टानें जो है वो पूरी तरह से विच्छेदित नहीं होती हैं, तो यहाँ पर क्वार्ट्ज के कण जो है वो पाए जाते हैं, अभ्रक के कण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। ठीक है, दूसरा अपने देखते हैं खनिज पदार्थ के बाद में आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो है दूसरा आता है अपने पास में कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ जो है उसका स्रोत क्या रहेगा, कार्बनिक पदार्थ के
दो स्रोत होते हैं, एक होता है पादप जन्य होता है और दूसरा होता है जंतुजन्य। हमारी जो मृदा है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ आएगा वो दो जगह से आएगा, या तो वो कोई पादप का अवशेष होगा या कोई वो जंतु का अवशेष होगा। जैसे पादप अवशेष की बात करें अपनी, तो जितने भी पौधों के अवशेष होते हैं, फसल अवशेष जो होते हैं, फसलों के शेष बचे हुए भाग जो रहेंगे, जैसे उनकी पत्तियां हैं, डंठल हैं, कोई तना वगैरह हैं, तो वो क्या है, पादप जन्य है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी खलियां आती हैं वो इसमें आ जाएंगी, हरी खाद जो है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है। जबकि जंतुजन्य में क्या आएगा, जंतुजन्य मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होती है, तो मृत शरीर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हड्डी की खाद हो जाएगी, खून की खाद हो जाएगी, जो सूखा खून होता है उसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मल मूत्र जो है, पशुओं का जो मल मूत्र है वो पशुजनित हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बनिक पदार्थों में पाई जाती है। यही कार्बनिक पदार्थ आगे चल कर के क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करती हैं। आगे चल कर के ह्यूमस का निर्माण करते हैं कि कार्बनिक पदार्थ जो ये वाले हैं जितने भी, ये जब मृदा में मिलेंगे तो एक अवधि के बाद में क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा, उसमें सरल अणुओं में टूट जाएंगे, फिर वापस से एक नए पदार्थ के रूप में संगठित होंगे। उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस क्या करता है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, जल धारण क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। इसके अलावा जो CEC होती हैं, CEC को भी बढ़ाता है। ये दोनों ही चीजें ह्यूमस करता है। ठीक है। तो ये कार्बनिक पदार्थ हो गया। अब अपने करते हैं आगे जो दो चीजें और हैं, मृदा जल और मृदा वायु की बात करते हैं। तो मृदा जल जो है, मृदा जल जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आर्द्रताग्राही जल, एक होता है गैसीय जल और एक होता है गुरुत्वकीय जल। ठीक है। आर्द्रताग्राही जल जो है पौधों को कभी नहीं मिलता, पौधों को उपलब्ध नहीं होता, और गैसीय जल सर्वाधिक उपलब्ध होता है। और ये जल रंध्रों में पाया जाता है। जब जल भराव की स्थिति होती है तो गुरुत्वीय जल जो होता है वो रंध्रों में पाया जाता है। इसका उपयोग जो है, गुरुत्वीय जल का उपयोग कुछ फसलें हैं जैसे धान है, जूट है, ये वाली फसलें जो हैं कभी कभी कर लेती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पौधे सबसे ज्यादा कौन सा जल ग्रहण करते हैं, तो वो गैसीय जल हो गया। ठीक है। तो 3 प्रकार का जल पाया जाता है। ठीक है। और ये रंध्र जो होते हैं वो जब जल से भर जाते हैं तो उनमें वायु की कमी हो जाती है, और जब वायु से भर जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। इसके अलावा अपने देखेंगे मृदा वायु की बात करते हैं अपने। तो मृदा के अंदर आपको पता है रंध्र पाए जाते हैं, और उन रंध्रों में जो रिक्त स्थान होता है उसमें मृदा वायु जो ऊपर से दाब डालती है तो रंध्र में वायु चली जाती है। तो अपने जो है इसका संगठन जो देखेंगे, संगठन अपना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर संगठन में अपने 3 चीजें होती हैं, तीनों चीजें देख लेते हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है CO2। 3 प्रमुख गैसें जो है इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन जितनी वातावरण में होती हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती हैं, ऑक्सीजन जितनी होती हैं उससे थोड़ी सी कम पाई जाती हैं, ये 20.7 से 20.9 के बीच में पाई जाती हैं। और इसके अलावा CO2 जो है वो 0.3% पाई जाती हैं। इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वातावरण से 10 गुना अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। और एक चीज जो नोट करने वाली है
अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें नहीं पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसें जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। निष्क्रिय गैसों का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि वायुमंडल में पाई जाती है। तो इस प्रकार का संगठन होता है मृदा वायु का। ठीक है, तो ये सारा जो है मृदा का एक आयतनात्मक संगठन हमने देखा कि मृदा जो है किन चीजों से मिलकर बनती है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। कणों की बात करते हैं अगर हम, तो मृदा में 3 प्रकार के कण होते हैं। मृदा कणाकार की बात करें, मृदा कण की बात करें अगर हम, तो 3 प्रकार के कण जो होते हैं उनसे मृदा निर्मित होती है। कौन कौन से कण होते हैं? एक होता है बालू, एक होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़े आकार के कण होते हैं। क्या होते हैं? सबसे बड़े आकार के कण होते हैं। ठीक है, और इनकी जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये मध्यम आकार के होते हैं, इसलिए इनकी जल धारण क्षमता, ये मध्यम आकार के होते हैं इसलिए इनकी जल धारण क्षमता भी क्या हो जाती है? मध्यम हो जाती है। और क्ले जो है सबसे छोटे आकार के कण होते हैं, सबसे छोटे कण होते हैं, इसलिए इनकी जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इन कणों में एक और चीज होती है, क्या? आपस में चिपकने की क्षमता। आपस में चिपकने की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? वो कम होती है। ये जो है इसमें चिपकने की क्षमता जो है वो मध्यम होती है। चिपकने की क्षमता क्या होती है? मध्यम होती है, जबकि इनमें आपस में चिपकने की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। चिपकने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा में 3 प्रकार के कण होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के कणों के अलग अलग अनुपात में मिलने से अलग अलग प्रकार की मृदाएं जो हैं वो बनती हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी 2 संस्थाओं का वर्णन देखेंगे, 2 संस्थाओं के बारे में देखेंगे जिन्होंने मृदा का जो कणाकार है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, नमस्कार साथियों, मैं संदीप ढाका एग्रीकल्चर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो लेसन नंबर 3 चल रहा था मृदा, उसी को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं अपने क्या टॉपिक just जो है, पीछे जो अपने टॉपिक किया था उससे आगे वाला जो टॉपिक है उसका है मृदा कणाकार। मृदा कणाकार, या इसको अपने क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर। तो ये मृदा कणाकार होता क्या है? देखो, मृदा में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसको अपने बालू, सिल्ट और क्ले के नाम से जानते हैं। क्ले को ही हम मृत्तिका भी कहते हैं। तो इसको अपने परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो क्या होगी इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि बालू, सिल्ट व क्ले के सापेक्ष अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, इस मृदा कणाकार से क्या होगा? मृदा में गुण पैदा होंगे
जिसको अपनी मृदा की मोटाई कह सकते हैं या महीनता कह सकते हैं। तो क्या होगा, मृदा कणाकार से मृदा में मोटाई या महीनता आती है। यानी मृदा में जिस प्रकार के कण पाए जाएंगे उन्हीं कणों के गुणों के आधार पर हम मृदा को मोटे से लेकर महीन अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकती हैं। अब बात आती है इस मृदा कणाकार के विभाजन की कि मृदा कणाकार कितने प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर दो ऐसी संस्थाओं की बात करेंगे अपनी जो इस मृदा का वर्गीकरण करती हैं। तो मृदा कणाकार का वर्गीकरण हम देखेंगे तो वर्गीकरण में हमारे पास में दो ऐसे संस्थान हैं, जिसमें से एक संस्थान का नाम है ISSS। क्या हो गया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म ISSS के नाम से जानते हैं। भारत में अभी जो वर्तमान में जो इस कणाकार का वर्गीकरण प्रचलित है वो इसी ISSS का वर्गीकरण प्रचलित है। इस वर्गीकरण में हम देखते हैं कि इन्होंने मृदा कणों को 4 भागों में बांटा है। तो मृदा कण वर्ग का नाम और इसके साथ साथ में हम देखते हैं मृदा कणों का व्यास, वो भी किस में देखेंगे हम, mm के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक संस्था है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसने इन मृदा कणों को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया और उनके नाम रख दिए, जैसे मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और क्ले। इन 4 भागों में इन्होंने बांट दिया इसको। तो अपने देखते हैं कि इसके कण वर्ग जो हैं उसका व्यास कितना रहेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो मोटी बालू होती हैं उसके कणों का व्यास जो हैं वो 2 mm से लेकर के 0.2 mm तक पाया जाता है। इसी प्रकार से महीन बालू की बात करते हैं तो इसके कणों का व्यास जो है 0.2 से 0.02 mm तक पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें सिल्ट कणों का, तो सिल्ट कणों का व्यास जो होता है वो 0.02 से लेकर के 0.002 mm तक पाया जाता है। और क्ले जो कण होते हैं वो कण होते हैं 0.002 mm से छोटे जो कण होंगे उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, क्ले कणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक बार वर्गीकरण को अपने दोबारा से देख रहे हैं। ये जो संस्थान है ISSS, इन्होंने पूरे कण वर्ग को 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पर, कणों के व्यास के आधार पर। ठीक है, तो मोटी बालू जो है 2 mm से 0.2 mm, महीन बालू जो हैं वो 0.2 से 0.02 mm, सिल्ट के कण जो हैं वो 0.02 से 0.002 mm और क्ले के जो कण हैं वो 0.002 से छोटे वाले जो कण होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्ले कण कहेंगे। ठीक है, तो ये एक जो है वर्गीकरण हो गया। अब हम इसका दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरे वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसकी जो संस्था है उसका नाम जो है USDA। US का मतलब है यूनाइटेड स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ
एग्रीकल्चर। इस यूएस डिपार्टमेंट ने इन्हीं कणों को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली जो है इसको विभाजित कर दिया है। इन्होंने यूएसडीए ने अकेले बालू कणों को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो अपने वर्गीकरण देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कण वर्ग का नाम और इसके साथ साथ में क्या होगा, कणों का व्यास किसमें, mm में। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या है, पैटर्न तो सेम ही अपनाया है। एक कण वर्ग है और उसके व्यास के आधार पर इसको जो है अलग अलग भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो अपने देखेंगे कौन सा कण वर्ग है और उसका व्यास जो है वो कितना है। तो सबसे पहले आता है बहुत मोटी बालू। बहुत मोटी बालू, इस बहुत मोटी बालू को इन्होंने जो साइज दिया है वो 2 mm से लेकर के 1 mm के बीच में जो होगा उसको इन्होंने बहुत मोटी बालू नाम दिया है। फिर आता है मोटी बालू। मोटी बालू के लिए जो कण साइज हैं वो है 1 mm से 0.5 mm। इसके बाद में आता है मध्यम बालू। मध्यम बालू के लिए जो कण है वो 0.5 से लेकर के 0.25 mm। और महीन बालू के लिए इन्होंने 0.25 से लेकर के 0.10 mm। और बहुत महीन बालू के लिए इन्होंने इसका कण साइज रखा है 0.10 से 0.05 mm। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यूएसडीए है इसने अकेले बालू को ही 5 अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया। बाकी जो हैं वो वैसा ही है जैसा आपने पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हैं सिल्ट हो गया, उसके बाद में क्ले हो गया यानी कि मृत्तिका, और इन्होंने क्ले से छोटे कणों को कोलाइड नाम दिया। कोलॉइड जो कण होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, कोलॉइड जो होते हैं किस प्रकार के कण होते हैं। तो सिल्ट जो हैं उसके कणों को अपने देखते हैं तो यहीं से 0.05 से 0.025 mm के बीच में रहेंगे। मृत्तिका के जो कण हैं वो 0.025 से 0.010 के बीच रहेंगे। और कोलाइड के कण जो हैं वो 0.005 से छोटे रहेंगे। तो अपने देखते हैं 3 प्रकार के जो कण पाए जाते हैं, इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है बालू। और बालू की जो विशेषता हैं वो ये हैं कि पृष्ठीय क्रियाशीलता कम होती हैं। इसकी क्या होती हैं, पृष्ठीय क्रियाशीलता कम होती है। क्यों होती है कम, क्योंकि कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, उस कारण से इसकी पृष्ठीय क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो जल अवशोषण है वो ज़्यादा होता है, जल का जो रिसाव है वो अधिक होता है, जबकि इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है वो कम होती है। जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, कम होती है। इन कणों में, बालू कणों में क्या होता है, आपस में जुड़ने की क्षमता क्या होती है, कम होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो बालू कणों में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे CEC वगैरह जो होती हैं ये क्रियाशीलता से अपने देखते हैं कि कितनी है। तो CEC जो है इसकी
वो कम होती हैं। ठीक है, अगला जो अपने देखेंगे कण, वो कण है सिल्ट। सिल्ट कण की बात करें अगर हम, तो ये कण जो होता है ये मध्यम आकार का होता है। ये क्या होता है, इसकी जो क्रियाशीलता है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो क्रियाशीलता बालू से कम होती, बालू से अधिक होती हैं और क्ले से कम होती हैं, तथा क्ले से कम होती हैं। ठीक है, दूसरा, इसके कणों का आकार जो होता है, कणों का आकार जो है वो मध्यम होता है। इसकी जल धारण क्षमता जो है वो बालू से अधिक होगी तथा क्ले से कम होगी, क्ले से कम होगी। खेती के लिए ये जो हैं हमारी जो कृषि हैं ये उपयुक्त रहते हैं, यानी जो कृषि के लिए जो उपयुक्त मृदाएं होती हैं उनमें सिल्ट कण जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं कि ये खेती के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा इसमें जो केशिया रंध्र होते हैं वो अधिक होते हैं, उसकी मात्रा संख्या जो है केशिया रंध्रों की अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं मृत्तिका कणों को, जो सबसे छोटे आकार के कण हैं। मृत्तिका जो हैं जिसको अपने क्ले कहते हैं, इसकी विशेषता देखेंगे तो ये सबसे महीन कण होते हैं, सबसे महीन कण होते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, इनकी पृष्ठीय क्रियाशीलता जो है अधिक होती है, पृष्ठीय क्रियाशीलता अधिक होती है। और क्या होता है, जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्षमता जो है वो अधिक होती हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं इन कणों के अंदर। ठीक है, तो आगे चल कर के ये जो हैं, ये तीनों प्रकार के जो कण हैं वो अलग अलग प्रतिशत में मिलकर के आपस में जो है मृदा का निर्माण करते हैं, और उसको जो है ISSS ने अलग अलग मृदा के नाम से जो नाम दिया है उसको हम पढ़ेंगे कि इनके जो परसेंटेज के हिसाब से जो है कितने प्रकार की मृदा होती हैं। तो आमतौर पर 7 प्रकार की मृदाएं जो हैं जो हम पढ़ते हैं खेती के लिए, उसमें अपने 7 प्रकार हैं, इसको अपने देखेंगे आगे चल कर के। तो सबसे पहली जो मृदा है वो बालू मृदा है, जिसको अपने सैंड कहते हैं, बालू यानी कि सेंट। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है क्या होगा, बालू कणों की क्या होगी, प्रधानता होगी, बालू कणों की क्या होगी, प्रधानता होगी। ठीक है, तो इसके गुण भी क्या होंगे, इसके गुण जो होंगे वो कैसे होंगे, जैसे बालू कणों के गुण होते हैं वैसे ही इसके गुण होंगे। तो क्या होगा, इसकी जो है पृष्ठीय क्रियाशीलता जो है वो कम होगी, पृष्ठीय क्रियाशीलता कम, और जल धारण क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती हैं। तो ये मृदाएं जो हैं चूँकि नदियों के किनारे होती हैं या रेत के टीलों के रूप में होती हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ जो सब्जियाँ होती हैं सिर्फ उनकी खेती यहाँ पर, कुछ सब्जियों की खेती
की जा सकती हैं। जो नदियों के किनारे जो खेती की जाती हैं बालू में, वो जो है करते हैं यहाँ पर। बाकी अन्य फसलें जो हैं वो नहीं उग पाती हैं इनमें। ठीक है, तो दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो प्रकार है वो है बलुई दोमट। बलुई दोमट यानी कि जिसको अपने सैंडी लोम कहते हैं, बलुई दोमट। ये जो मृदा है, जो सैंडी लोम मृदा है, इसमें क्या होगा, बहुत सारे जो कण होंगे वो बालू के होंगे और कुछ जो कण होंगे वो सिल्ट के भी होंगे। तो ये मृदा जो है किससे बनती हैं, ये बनती हैं अधिकांश कण बालू के और कुछ जो है कण सिल्ट से मिलकर के बनती हैं। इसका मतलब है कि इसके अधिकांश गुण किससे मिलेंगे, बालू से मिलेंगे, कुछ जो है गुण जो है सिल्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो खेती हैं वो कहाँ की जा सकती हैं और किन किन फसलों की खेती की जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे बाजरा की फसल है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो बलुई दोमट मृदा है। इसी प्रकार से मूंगफली जो है अपनी, वो फसल भी इसमें हो जाती हैं, आलू भी इसमें हो जाता है और कभी कभी जो है प्याज की फसल भी ले ली जाती हैं। तो ये जो है इस प्रकार की मृदाएं जो होंगी, बलुई दोमट जो होंगी, उसमें क्या होगा, उसका टेक्सचर जो होगा वो बालू से ज़्यादा मिलता होगा, उसमें कुछ गुण जो है सिल्ट के पाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपने दोमट मृदा। दोमट मतलब लोमी, या इसको अपने लोम भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोमट मृदा में क्या होगा, बालू, सिल्ट और क्ले, तीनों जो मृदाएं हो, तीनों जो कण हैं वो समान मात्रा में होंगे, के कण जो हैं वो समान मात्रा में होंगे। बालू भी होगा उसमें, सिल्ट भी होगा, क्ले भी होगा। इसीलिए इस मृदा को कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कहती हैं। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, दोमट मृदा है। अब इस मृदा को हम पहचानेंगे कैसे, तो हम देखते हैं कि अगर हमने इस दोमट मृदा को हाथ में लेकर दबाते हैं तो एक संगठन बना लेता है, दबाते हैं तो संगठित हो जाती हैं, ये संगठित हो जाती हैं। इसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है। इसमें जो केशिया रंध्र हैं वो केशिया रंध्र अधिक पाए जाते हैं। तो केशिया रंध्र अधिक होंगे तो जो उसमें जल होगा, केशिया जल, वो भी अधिक होगा और वो मृदा के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगी। अगला प्रकार जो है वो है सिल्ट दोमट मृदा। सिल्ट दोमट मृदा जो है उसमें क्या होगा, बालू कम होंगे, बालू कण कम तथा सिल्ट कणों की क्या होगी, प्रधानता होगी। आपस में जुड़ने का गुण अधिक होगा, आपस में जुड़ने का गुण अधिक होगा और जल धारण क्षमता भी इनकी क्या होगी, अधिक होगी।
इसके अलावा फसलों की बात करें अगर हम, फसलें कौन सी ले सकते हैं सिल्ट दोमट मृदा में, तो जैसे धान होती हैं और गन्ना होती हैं, वो फसलें जो खड़े जल में आसानी से हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे, सिल्ट दोमट में ले सकते हैं। फिर आता है क्ले दोमट मृदा। क्ले दोमट भी वो मृदा हैं जिसमें बालू सबसे कम, सिल्ट मध्यम और क्ले की प्रधानता हो। क्ले की प्रधानता हो, उनको हम क्या कहेंगे, क्ले दोमट कहेंगे। अब इस प्रकार की मृदा में क्या होगा, जल धारण क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और फसल की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर धान व गन्ना दोनों फसलें सफलतापूर्वक ली जा सकती हैं। पहले हमने पढ़ा था, ये क्ले दोमट है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिल्ट दोमट पढ़ा था। उसमें कुछ सुधार करके हम धान और गन्ना लगा सकते हैं, जबकि क्ले दोमट जो है ऐसी मृदा है जिसमें सीधे तौर पर धान और गन्ना की सफलतापूर्वक बुआई कर सकते हैं। फिर आता है मृत्तिका। ये जो मृदाएं होंगी, इसमें अधिकांश कण जो होंगे वो क्ले या मृत्तिका के होंगे, क्ले के होंगे। अब क्ले जो होती हैं उसकी आपस में संगठन क्षमता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। संगठन क्षमता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो इसमें होगा क्या, ये सूखने पर क्या हो जाएगी, सूखने पर कड़ी हो जाती हैं, इसमें दरारें दिखाई पड़ती हैं। खेती के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। क्यों नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की फसल जो है वो जल्दी से लगेगी नहीं, या इसमें पकाव अवधि भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। पानी का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होगा, बार बार हमें जल निकास जो है करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और जो मृदा होती हैं वो होती हैं सिल्ट मृदा भी क्या है, खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। खेती के लिए क्या होती हैं, उपयुक्त होती हैं। अधिकांश क्षेत्रों में सिल्ट मृदा में जो है खेती जो है सफलतापूर्वक की जाती हैं, जैसे गेहूं हैं, मक्का हैं, ज्वार हैं, इनकी खेती जो है सिल्ट में आराम से की जा सकती है।